नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 15 सितंबर को भारत रत्न अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर इंजीनियर्स डे समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। यह आयोजन छात्रों में तकनीकी जागरूकता और अभियंत्रण के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर JB श्रीवास्तव रहे, जिन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में अभियंत्रण क्षेत्र में नवाचार, ईमानदारी और समर्पण के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह का संचालन माननीय कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा तथा निदेशक प्रोफेसर RK त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभाग के विषय प्रभारी इंजीनियर कौशलेश कुमार शाह ने समारोह की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विभाग के शिक्षकगण इंजीनियर अभिषेक अवस्थी, श्रीमती आस्था एवं सलमान अंसारी का विशेष योगदान रहा। समारोह के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी प्रतियोगिताएं जैसे मॉडल प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पोस्टर मेकिंग, क्विज कंपटीशन आदि कार्यक्रम छात्रों द्वारा आयोजित की गई, जिनमें छात्रों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। अंत में आभार प्रदर्शन किया गया एवं सभी को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। प्रोफेसर RK त्रिपाठी जी, डायरेक्टर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर और सिविल इंजीनियरिंग के इंचार्ज डॉक्टर कौशल कुमार शाह जी, यहाँ पे बैठे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फैकल्टी मेंबर एंड डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप सबको इंजीनियर्स डे की बधाई देता हूँ। ये हम सबको पता है और अभी हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि इंजीनियर्स डे जो हमारे नेशन में मनाया जाता है वो किसके नाम पे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ये सम्मान भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि वो एक केवल इंजीनियर थे। तो मैं आज के दिन उनको भी अपना नमन करता हूँ और ये उनका याद करता हूँ कि जो खास तौर पर उनको इंजीनियर क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमारे कंट्री में इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम दिया, जो कि बहुत जरूरत थी उस वक्त। जब हमारा देश आजाद हुआ या उससे थोड़ा पहले भी, जब खेती में जरूरत थी पानी की, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इरिगेशन सिस्टम दिया। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा डैम साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश किया था, जो कृष्णा सागर डैम के नाम से जाना जाता है। तो वो जैसे कि हिस्ट्री में हम लोग ताजमहल को याद करते हैं, वैसे अगर आप नॉवल इंजीनियरिंग, नॉवल आर्किटेक्ट की बात करें तो वो आजकल की बिल्डिंग है, आजकल की डैम, इसके लिए जो महान हमारे इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया जी को याद किया जाता है और ये इंजीनियर डे उनकी याद में मनाया जाता है। अगर आप इस दिन की थीम देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो वो है डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया डेकेड। तो इस चीज पे मैं कुछ अपने पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। हम लोग सबको पता है कि कई सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब हुआ जब कोल की डिस्कवरी हुई। उसके पहले हमारी वेजिटेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। तो जब फर्स्ट रेवोल्यूशन कोल बना तो उसके बाद इंडस्ट्री आनी शुरू हुई और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने पर हुआ। और फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1970 में हुआ वो ये था कि जब हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, न्यूक्लियर आ गया, पार्टीशन ऑटोमेशन। और फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आया वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का है। इसमें हम लोग का सब AI भी आ गया, IoT भी आ गया,
उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई। लेकिन आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को छोड़ के फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जा रहे हैं। और ये फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस चीज को, जो आज का हमारा थीम है, उसकी बात करता है, लेकिन सोसाइटी को बीच में रखता है कि जो भी चीज आप यूज करें टेक्नोलॉजी की, उसमें आपको मैनकाइंड को बीच में रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, तभी वो फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाएगा। एक चीज मैं पहले ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप पुराने राजा महाराजा को देखें तो उनके पास जमीनें थी, फिर वो कंट्री विकसित देश कहलाए जिनके पास इंडस्ट्री। आज विकसित देश वो हैं जिनके पास डाटा, जिनके पास नॉलेज। तो ये डाटा ड्रिवन सोसाइटी जिसमें आप लोग जी रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन इस डाटा ड्रिवन सोसाइटी के साथ आपको फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। ये इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंज है। जब ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आपको उसके साथ चेंज अपने आप को करना पड़ेगा, चाहे वो आपका नॉलेज ड्रिवन डाटा हो, चाहे आपकी नॉलेज। लेके आना और इसके बहुत सुंदर उदाहरण कि अगर नोकिया, जिसका हम मोबाइल फोन हमेशा यूज करते थे, नोकिया की कंपनी एंड्रॉइड पे नहीं, जब जरूरत वो मैनेज हो गई। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कोडाक कैमरे का। डिजिटल कैमरा जब आए तो कोडाक ने बोला कोई जरूरत नहीं है हमें चेंज करने की, तो आज कोडाक के कैमरा कोई नहीं है। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी विद टाइम बदलती है, और जब टेक्नोलॉजी विद टाइम बदलेगी तो आपको भी अपना जो सोचने का ढंग, नॉलेज का ढंग बदलना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। इसी की आज की थीम को लेके नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी गवर्नमेंट ने 2024 में शुरू की, और ये टेकअप जो स्टार्टअप पॉलिसी है, ये सपोर्ट करती है स्टार्टअप को रिसर्च ऑन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप लोगों का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंजीनियर वो होते हैं जो टर्न करते हैं आइडियाज को रियलिटी। ऐसा इंजीनियर बनने की जरूरत है आप सबको, और आप ये तभी आप बन पाओगे जब कुछ इनोवेटिव चालाक होंगे आप में। और इसका सबसे कई बार मैं एग्जाम्पल दे भी चुका हूँ, इसको रिपीट करूंगा क्योंकि ये प्रॉपर जगह है। एक ग्लास अगर खाली हो तो उसको ऑप्टिमिस्ट देख के बोलेगा कि ये आधा भरा हुआ, पेसिमिस्ट देख के बोलेगा कि ये खाली है आधा, लेकिन इंजीनियर देख के बोलेगा कि ये ग्लास डबल है जितनी जरूरत है। तो ये सोच की जरूरत है आप सबको। ऐसा ही एक सेइंग मुझे याद आ रही है जो सत्य नडेला ने, जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने कहा था कि इंजीनियरिंग इज शिफ्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग थिंग्स टू बिल्डिंग सस्टेनेबल, स्मार्ट एंड कनेक्टेड सॉल्यूशन, और यू कैन से इकोसिस्टम। सिर्फ इंजीनियर्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है। आज के दिन एआई की यूज से वो प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके सोल्यूशन क्या होंगे। इस तरह के इंजीनियरिंग की एजुकेशन आप लोग करेंगे और एक देश के लिए अच्छा काम करेंगे, एक अच्छे इंजीनियर बन के। और दो पंक्तियां आप सबके लिए कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है यारो, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। धन्यवाद। क्यों आज हम यहाँ भारत के महान अभियंता भारत रत्न सर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये दिन हमारे लिए न केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है। सबसे पहले मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमेशा हमारा विश्वविद्यालय
काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। मैं विशेष रूप से आज हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आईआईटी लखनऊ के वरिष्ठ प्रोफेसर जेबी श्रीवास्तव जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही जिनका गहन अनुभव और योगदान विद्यार्थियों के लिए अमूल प्रेरणा का स्रोत है। इंजीनियर्स डे हमें ये याद दिलाता है कि इंजीनियर्स केवल तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के निर्माता भी होते हैं। विश्वेश्वरैया जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिश्रम, ईमानदारी और नवाचार से कोई भी अभियंता समाज को नई दिशा प्रदान कर सकता है। आज हम स्मार्ट सिटी, सतत विकास, जल प्रबंधन, ग्रीन एनर्जी और अधोसंरचना विकास की बात करते हैं, तो उनमें अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि आज हम फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के एक नेता के रूप में भी उभरते हुए देखना है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि इंजीनियरिंग को न केवल पेशा माने, बल्कि इसे समाज सेवा का भी माध्यम बनाएं। आप सभी लोगों से यही हमारी अपेक्षा भी है। जिस प्रकार विश्वेश्वरैया जी ने अपनी प्रतिभा से पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, ठीक उसी प्रकार मुझे आप सभी से भी यही अपेक्षा है कि आप लोग भी देश के हर कोने कोने में जा करके अपनी प्रतिभाओं का निखार प्रदान करेंगे। अंत में मैं सभी संकाय के सदस्यों और कर्मचारियों एवं छात्रों का इस आयोजन में कई दिनों से लगे हुए हैं को बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल और प्रेरणादायी रहे। धन्यवाद। सर अजय कनेजा जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर त्रिपाठी जी और हमारे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष कौशलेश कुमार जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षकगण और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्रों, सबसे पहले तो मैं इस विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में बुलाकर सम्मान दिया बतौर मुख्य अतिथि। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, 2023 में प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी लखनऊ से रिटायर हुआ। काफी साल तक मैं डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहा एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, और निदेशक था राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र का। भारत सरकार से जुड़ी हुई कई योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मैं भारत सरकार का स्टेट टेक्निकल एडवाइजर था उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैं एक रेगुलर एक्सपर्ट मेंबर रहा, तो एक लंबा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। मसला ये है कि आज हम सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन को इंजीनियर्स दिवस के दिन में मनाते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए हमने देखा हुआ है। जो डैम उन्होंने बनाया, कृष्णराज सागर डैम मैसूर में है, मैंने देखा, अद्भुत है वो। और भी बहुत सारी उन्होंने खड़कवासला डैम बनाया, बंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग किया, और भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। मामला कुल मिला कि ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। आप किसी को उठाकर कुर्सी पे बिठा तो सकते हैं, लेकिन वो कुर्सी पर कितने दिनों तक बैठा रह पाएगा, ये उसके हुनर और काबिलियत पे डिपेंड करता है।
अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, हुनर नहीं है, तो आप चला नहीं पाएंगे, चाहे वो इंजीनियर की कुर्सी हो या देश की सरकार हो। अब यहाँ पर आप जब आए हैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी में सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई से काम नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है मैनेजमेंट की, चाहे जिंदगी हो और चाहे आपकी प्रोफेशनल फील्ड हो। पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियर के लिए तो बहुत ही मुश्किल भरी राहें होती हैं, और ये आपका मैनेजमेंट स्किल ही होता है कि आप कैसे चैलेंजेस को सरवाइव करते हैं और कैसे आप अपने को सम्मानजनक तरीके से एक प्रतिष्ठित पद पर लंबे समय तक स्थापित रख पाते हैं। वरना तो आपके सामने आपकी जी हजूरी करने वाले बहुत मिलेंगे, जो आपकी तकलीफ में आपके दुख दर्द को रो रो के सुनेंगे और आपके पीठ पीछे लोगों को हंस हंस के बताएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके किसी प्रशासनिक पद पर रहते हुए आपके क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशासनिक पद पर रहते हुए अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है, इसको मान के चलिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए जिंदगी में। जब आप जाते हैं खासतौर से सिविल इंजीनियर के लिए, तो 3M होते हैं, मैन, मटेरियल और मनी। तो इन तीनों चीजों का जब आप सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। शुरू में 2 ही इंजीनियरिंग होती थी, एक मिलिट्री इंजीनियरिंग और एक सिविल इंजीनियरिंग। जब मैं रुड़की विश्वविद्यालय में गया तो मुझे यही पता चला कि जो कुछ है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग किया। मैंने वहाँ से मास्टर्स किया, PhD किया और वहीं पर पढ़ाने की शुरुआत की थी, तो बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। सिविल इंजीनियर का तो ये माना जाता है कि वो उसको कोई भी काम कह दो तो वो नहीं बोलता है। एक बार एक साहब ने कहा कि साहब 2 दूना 5 करना है, तो मैथमेटिक्स वाले ने कहा ये पॉसिबल। डॉक्टर ने बोला 2 दूना 5, लेट अस थिंक। सिविल इंजीनियर बोला 2 दूना 5 करना कि 6 करना, साहब पहले बताओ हमको, बाद में एक दफे कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी जो है। तो मैंने इस बात को अपनी जिंदगी में देखा भी और झेला भी। जब मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र का डायरेक्टर था, तो वहां पर एक बार निर्देश जारी हुआ कि बरसात में 1000 पौधे लगवा दीजिए। मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जो बना है पूरा रॉक पे बना है। अब उसमें रॉक में 1000 पौधे कैसे लगवा दें? लेकिन अब शासनादेश हो गया कि आप पौधे लगवाइए, तो अब लगवाइए। तो कई बार कुछ चीजें बताई जाती हैं और कुछ चीजें दिखाई जाती हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम वहां हो रही। जब मैंने निदेशक का चार्ज लिया तो हमसे कहा गया शासन द्वारा कि आप इस इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए, जिससे कि बच्चे वहां पे शिफ्ट हो पढ़ाई हो सके। तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज का कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट था। मैंने पता किया तो ये पता चला कि साहब अभी तो फाउंडेशन बनने बाकी रह गए हैं और पैसे खत्म हो गए, कॉस्ट एक्सकलेशन हो गया। तो प्रस्ताव शासन में गया कि साहब इनिशियली ये कॉस्ट था, अभी बढ़ के इतना पहुंच गया है। प्रमुख सचिव वित्त थे, उन्होंने हमको तलब कर लिया। तो पहले तो क्लास लगाई, मजाक बना दिया, ये कर दिया। मैं चुपचाप सुनता रहा उनकी बातें। बोले आप गए हैं वहां पे, देखा है आपने? हमने कहा तभी तो सर कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। बोले क्या मतलब है? हमने कहा पहले जब एस्टीमेट दिया गया था
तो जिस निर्माण एजेंसी ने एस्टिमेट दिया वो फील्ड पर गए ही नहीं थे, और उन्होंने वहाँ की सॉइल कंडीशन को नॉर्मल क्लेई सॉइल मान के और फाउंडेशन का एक डिजाइन करके कॉस्ट दे दिया। अब जब मैं वहाँ गया तो उसकी फाउंडेशन के एक्सकेवेशन में ही जेलेटिन की छड़ें लगेंगी, क्योंकि वहाँ पर रॉक है, और रॉक को जब तक आप ब्लास्ट नहीं करेंगे तब तक फाउंडेशन नहीं बनेगी। और रॉक के ब्लास्ट करने का और जेलेटिन के छड़ों का बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए कॉस्ट एस्केलेशन हो गया। सर हमको डांटने के बजाय जिस एजेंसी ने एस्टिमेट बिना साइट पर गए हुए सबमिट कर दिया है उसको आप बुला के नापिए। अब मामला पूरा पलट गया, निर्माण निगम वाले मेरे पीछे लग गए कि सर आपने तो हमारी धो दी एकदम जो है। तो आपका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में घबराइए मत। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई लगे रहो। मुन्ना भाई को नॉलेज कुछ नहीं थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बोलता था फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो आप दिमाग को काबू में रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद में इंटरव्यू लेने जाता था तो बच्चा जब अंदर घुसता था तो उसके चलने का तरीका, उसके फेस का एक्सप्रेशन, वो कैसे कुर्सी पे बैठता है, कैसे कुर्सी से उठता है, इतने में ही मैं जज कर लेता था कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है। टेक्निकल नॉलेज तो बाद में पूछी जाती थी। टेक्निकल नॉलेज आपके अंदर कितनी है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका प्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ डू यू प्रेजेंट। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट कर ले जाएंगे तो मैं आपको अपने एक लाइफ का और किस्सा बताता हूँ। मैं उन दिनों रुड़की यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था। हमारे गाइड ने बोला कि यार एक लैब सेटअप कर दी है सेंटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, और उसमें नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, और सुबह बाहर से ऑस्ट्रेलिया से कुछ डेलीगेशन आ रहा है, तो आप उस लैब को उनको दिखा देना, प्रेजेंट कर देना। मैं एक मीटिंग में दिल्ली जा रहा हूँ, मिनिस्ट्री में दिल्ली। मेरे हाथ पाँव फूल गए, मैं लैब में कभी गया ही नहीं था। दोपहर में बताया कि अगले दिन सुबह आएंगे, तो चले गए। हमको बोल गए, हमको उन्होंने एक शब्द बोला था कि रिसर्च स्कॉलर कभी किसी काम को नहीं नहीं बोलता, इसको ध्यान रखना तुम। तो मैं लैब असिस्टेंट से बोला यार इसकी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, जरा हमको बुकलेट दे जाओ। जितनी बुकलेट वो दे गया मैं पढ़ लिया कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और किस किस काम के लिए है, कैसे काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये सब मैंने स्टडी कर लिया। अगले दिन जो वो एक्सपर्ट टीम बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आए थे वो थोड़े खिसके हुए थे। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किस काम के लिए है, उन्होंने हमसे पूछा कितने का है। अब मैं बड़े चक्कर में पड़ा कि ये कैसे बताऊं कितने का है। तो हमने सारे इंस्ट्रूमेंट के दाम बता दिए उसको कि सर अप्रॉक्सीमेटली इतने डॉलर का ये, इतने डॉलर इतने डॉलर का, इतने डॉलर इतने डॉलर का ये है, और बाकी तो टेक्निकल हमने पढ़ा था उनको बता दिया। हमारे गाइड अगले दिन आए, बोले यार तुमने उसके दाम कैसे बता दिए। हमने कहा उनको कौन सा पता था दाम, ना हमको पता था ना उनको पता था। तो मना करते तो बुराई पैदा होती। अप्रॉक्सीमेट हमने सबके दाम बता दिए अंदाजे से, अनुभव के आधार पे। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि अगर पूरा सही नहीं है, पूरा गलत है, पूरा सही भी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ जवाब जरूर जाना चाहिए। आरटीआई मेरे से बहुत सवाल पूछते थे, हमारा क्लर्क सबका जवाब बना के ले आया एक दिन। तो हमने कहा तुम रख दो इसको, तो रख के चला गया। उसने सबके जवाब बना डाले थे। हमने कहा अगले दिन कि ये तुम फाड़ के फेंक दो, एक लाइन का जवाब लिखो कि आरटीआई एक्ट 2005 के इस क्लॉज के तहत आप ये सवाल या ये चीजें मांगने के हकदार नहीं, इसलिए ये आपका आवेदन पत्र एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे उन्होंने लिखा था से संजय तिवारी
और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और फलाना और ठिकाना दुनिया भर का करके उन्होंने आरटीआई मांग लिया। हमने लिखा कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करके जब नहीं मांग सकते आरटीआई में, आप लिखिए संजय तिवारी 2/5 विकास नगर, मोबाइल नंबर, और आपने जो 10 रुपए का ये डीडी लगाया था अब ये एक्सेप्ट नहीं होगी, इसकी डेट वेट निकल चुकी है। दोबारा फिर मांगा, हमने कहा 30 दिन के बाद जवाब देंगे इसका। इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया अगले को। तो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन और खुद मत फ्रस्ट्रेट हुई, सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करिए। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान कर अब गाना सुनाएंगे, अभी तो खाली रिलैक्स कर रहे हैं। लग जा गले हंसी रात हो न हो, लग जा गले किस हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीबों से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीबों से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीबों में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। की दुनिया की व्यापकता, चुनौतियां और संभावनाओं से परिचित कराया। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहेगा। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। मैं डायरेक्टर सर, समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह आयोजन संभव हो पाया। मैं सभी छात्रों प्रतिभागों का आभार व्यक्त करता हूं। आपकी उत्साही प्रतिभागी ने इस कार्यक्रम को सार्थक बना दिया। मैं आयोजन समिति के साथी शिक्षकगण श्री अभिषेक अवस्थी जी, सलमान सर, आस्था चौरसिया मैम, अभिनव शुक्ला एवं सिविल इंजीनियरिंग क्लब के समस्त छात्रों का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपकी मेहनत और समर्पण से यह आयोजन इतना सुंदर और प्रभावशाली बना। मैं सीएससी के छात्र आकाश को दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्हें पूरे कार्यक्रम की तकनीकी सहयोग दिया। मैं श्री अंकित रावत का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से
ऑनलाइन प्रसारित किया। अंत में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।